हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम फिर से अगेन आ गए हैं न्यू वीडियो में। आज हम खान सर के नोट से इंडियन मैप का रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली हम पटना में रहते हैं, मुसल्लेपुर हाट में, और मुसल्लेपुर हाट में ही पढ़ाई करते हैं। खान सर के यहाँ कोचिंग जाते हैं और यूपीएससी और पीपीएससी की मेन रूप से तैयारी करा रहे हैं खान सर का न्यू बैच यूपीएससी वाला में हम ज्वाइन किए हुए हैं। तो बने रहे हमारे साथ और हम इंडियन मैप का आज वे एक पहला रिवीजन करने वाले हैं। तो इंडियन मैप का ही रिवीजन करने वाले हैं, तो बने इंडियन मैप का अच्छा है, बहुत अच्छा है, रिवीजन करेंगे। और हम बोलने वाले हैं कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं। कर्क रेखा से 7 राज्य गुजरते हैं। कर्क रेखा से 7 राज्य गुजरते हैं, सबको पता होगा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल को ही वेस्ट बंगाल बोल देते, पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा से गुजरने वाले 7 राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब उल्टी में पूछेगा पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की ओर मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अब हम बोलने वाले हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। बंगाल का 2 भाग है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल का 2 भाग है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है और पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल का नाम पड़ गया है बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल का नाम पड़ गया है बांग्लादेश। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। जो पहले बंगाल था वो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, एगो पूर्वी बंगाल, एगो पश्चिम बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। फिर बाद में पूर्वी बंगाल 1905 ईस्वी में आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान बन गया। बाद में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो बाद में पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल तो भारत में मिल गया। बाद में जब पूर्वी बंगाल बाद में 1905 ईस्वी में पाकिस्तान बन गया और 1947 में फिर इसे बांग्लादेश बना दिया गया। 1947 में फिर इसे बांग्लादेश बना दिया गया। पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया 1947 ईस्वी में। पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया 1947 ईस्वी में। पृथ्वी गोल नहीं जबकि जियोड है। पृथ्वी कोई कहता है कि गोल नहीं है, गोल है तो एकदम गलत है। पृथ्वी कोई कहता है कि गोल है तो एकदम गलत है। पृथ्वी गोल नहीं, जियोड है। कर्क रेखा और मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरण तिरछे जाती है। कर्क रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरणें, कर्क रेखा और मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरणें तिरछी जाती है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत गुजरती है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत गुजरती है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कितनी बार गुजरती है, तो 2 बार। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत गुजरती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक बीचों बीच में विषुवत रेखा है। और पृथ्वी कर्क रेखा पर है, बीचों बीच से 37 डिग्री पर झुका हुआ है कर्क रेखा पर। बेंगलोर में सूर्य सिर के ऊपर से साल में 2 बार गुजरती है। बेंगलोर में सूर्य सिर के ऊपर से साल में 2 बार गुजरती है, क्योंकि यह कर्क रेखा के नीचे है। रांची में सूर्य की किरण सर के ऊपर से साल में 2 बार गुजरती है, क्योंकि रांची साल में 1 बार गुजरती है, क्योंकि रांची ठीक कर्क रेखा पर है। रांची जो है, रांची से सूर्य की किरण सिर पर से कितनी बार गुजरती है, तो 1 बार, क्योंकि रांची ठीक कर्क रेखा पर है, तो 1 बार जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र गर्म कहा जाता है। गर्म क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र गर्म रहता है। इसे भूगोल में उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय मतलब क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र गर्म क्षेत्र कहा जाता है, और इसे भूगोल के भाषा में उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के नीचे सूर्य नहीं पहुंच पाती है।
आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के नीचे सूर्य नहीं पहुंच पाती है। सूर्य विषुवत रेखा को साल में 2 बार लंबवत काटती है। सूर्य विषुवत रेखा को साल में 2 बार लंबवत काटती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य विषुवत रेखा को साल में कितनी बार लंबवत काटती है। सूर्य विषुवत रेखा को साल में 2 बार लंबवत काटती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है, तो सिर्फ साल में कितनी बार काटती है, तो सूर्य विषुवत रेखा को साल में 2 बार लंबवत काटती है। और सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा को साल में 1 बार काटती है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा को कितनी बार काटती है साल में। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा को साल में 1 बार काटती है लंबवत। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा को साल में 1 बार लंबवत काटती है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा को साल में 1 बार लंबवत काटती है। और आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण शीतोष्ण कहलाता है, गर्म प्लस ठंडा। शीतोष्ण का मतलब गर्म प्लस ठंडा दोनों यहाँ पर मौसम होता है। गर्मी के दिन में गर्मी और ठंडा के दिन में ठंडा। उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच। मकर रेखा अंटार्कटिक मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है। और आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है। सर्वाधिक जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है क्योंकि यहाँ ठंडा और गर्मी दोनों पड़ता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितने भाषाएं हैं। भारत में कुल भाषाओं का नाम बोलने वाले हैं हम। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। पूछेगा कि भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 22 गो भाषाएं हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितने भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कुल कितने भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितने द्रविड़ भाषा क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितने भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 22 भाषा है। 22 भाषा है। हम शुरू से नाम बोलने वाले हैं। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो क्वेश्चन पूछ देगा एक और कि द्रविड़ भाषा भारत में कुल कितने द्रविड़ भाषा है, तो भारत में कुल 4 द्रविड़ भाषा है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितने द्रविड़ भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 4 द्रविड़ भाषाएं हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। फिर से हम टोटल भाषा के नाम लेने वाले हैं। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो भारत में कुल कितने संख्या है, तो भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषा हो गया। और आगे हम पढ़ने वाले हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि 22 भाषा हो गया। द्रविड़ भाषा 4 है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। भारत में कुल कितने द्रविड़ भाषा हैं, भारत में कुल 4 द्रविड़ भाषा हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। नक्शा कितने प्रकार के होते हैं,
क्वेश्चन पूछ देगा कि नक्शा कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो नक्शा 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉलिटिकल मैप मतलब राजनीतिक नक्शा, राजनीतिक मतलब उसमें केवल स्टेट राज्य बताया गया हो, उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और फिजिकल मैप जिसमें पहाड़, नदी, झरना के बारे में बताया गया उसे फिजिकल मैप कहते हैं। और थेमेटिकल मैप जिसमें रेल के बारे में खास रूप से बताया गया हो, जिसमें रेलवे लाइन के बारे में खास रूप से बताया हो, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में खास रूप से बताया हो, जिसमें पहाड़ के बारे में खास रूप से बताया हो, वो थेमेटिकल मैप कहलाता है। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा कि पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी। सियाचिन ग्लेशियर किन 2 देशों के बीच विवादित है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्वेश्चन पूछ देगा कि सियाचिन ग्लेशियर किन देशों के बीच विवादित है। सियाचिन ग्लेशियर किन 2 देशों के बीच विवादित है, तो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवादित है। सियाचिन ग्लेशियर किन 2 देशों के बीच विवादित है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवादित है। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर शहर की स्थापना किया था अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का बिंदुसार के बेटा अशोक था, और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर शहर की क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने किया था। सियाचिन ग्लेशियर 2 देशों के बीच विवादित है, इंडिया और पाकिस्तान। श्रीनगर पर अलग अलग शासक का शासन रहा है। श्रीनगर पर अंतिम शासक था डोगरा शासक। डोगरा शासक के राजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह शासक एकदम लोल था। हरि सिंह जो शासन कर रहा था एकदम लोल था। इसका जो सेनापति था हरि सिंह का शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह का सेनापति शेख अब्दुल्ला था, यह बहुत धूर्त था। श्रीनगर का लास्ट शासक डोगरो वंश में लास्ट शासक था हरि सिंह। हरि सिंह के सेनापति था शेख अब्दुल्ला। क्वेश्चन पूछ देगा कि हरि सिंह के सेनापति का क्या नाम था, तो हरि सिंह के सेनापति का नाम था शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह के सेनापति का नाम था शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह के सेनापति का नाम था शेख अब्दुल्ला। मिलिट्री चीफ उसे कहा जाता है। हरि सिंह के सेनापति का नाम था शेख अब्दुल्ला। डोगरो वंश का लास्ट शासक हरि सिंह था। डोगरो वंश जो श्रीनगर पर शासन कर रहा था, डोगरो वंश का लास्ट शासक था हरि सिंह। हरि सिंह का सेनापति था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला बहुत दूर था, लेकिन हरि सिंह योग्य शासक नहीं था, वह बेवकूफ़ था। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था कि आज से, जब अटल बिहारी ने साइन कराया था। वल्लभ भाई पटेल जी ने साइन कराया था 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हरि सिंह से कि साइन कीजिए कि आज से जम्मू कश्मीर भारत की सीमाएं हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया कि आज से जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हरि सिंह ने साइन किया कि विलय पत्र पर साइन किया कि आज से जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमाएं हैं। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया कि आज से जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमाएं हैं। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया कि आज से जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमाएं हैं। जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लेने के बाद, जम्मू कश्मीर को जब हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को साइन कर दिया विलय पत्र पर, ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन पर साइन किया था कि आज से जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमाएं हैं। तो जम्मू कश्मीर भारत की सीमाएं, भारत के अंग बनने के बाद, जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना लेने के बाद, जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लेने के बाद ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी सुरक्षा के लिए जाती है जम्मू कश्मीर में। तब तक जम्मू कश्मीर का 30% एरिया पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। जम्मू कश्मीर का 30% एरिया पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, जिसे POK के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर फुल फॉर्म है। जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लेने के बाद ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी सुरक्षा के लिए जाती है। जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लेने के बाद ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी सुरक्षा के लिए जाती है। जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लेने के बाद ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी जाती है सुरक्षा के लिए। और तब तक इंडियन आर्मी के जाने से पहले लेट से साइन किया था हरि सिंह ने। तो इंडियन आर्मी के जाने से पहले जम्मू कश्मीर का 30% जो एरिया था, 30% एरिया पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, जिसे POK के नाम से जाना जाता है। P मतलब पाक, O मतलब ऑक्यूपाइड, के मतलब कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ब्रिगेडियर उस्मानी को शहीद हो जाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मानी गए थे वहाँ पर, तक 1 इंच नहीं बढ़ने दिए थे। और लास्ट में जब भाषण दे रहे थे तो उनके ऊपर बम का गोला गिर गया, उनका लाश फट गया, उनका शरीर फट गया और शरीर बटोरा गया था कटोरा में। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को शहीद हो जाने के बाद वहाँ पर इंडियन आर्मी के नेतृत्व करने के लिए जनरल KM करियप्पा गए थे। जब के ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर सैन्य सेवा सुरक्षा दिए थे, एक ठोप नहीं पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिए थे। वहाँ से जब गए थे वहाँ पर तो पाकिस्तान को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिए थे। तब जब भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे ब्रिगेडियर उस्मानी, जब ब्रिगेडियर उस्मानी स्पीच दे रहे थे तो उनके ऊपर बम का गोला छोड़ा गया, मतलब कहाँ आ रहा था वो पाकिस्तानी की तरफ से, तो उनके ऊपर गिरा बम का गोला और बम का गोला फट गया, उनका शरीर भी फट गया। और ब्रिगेडियर तो कहा जाता है कि ब्रिगेडियर उस्मानी को शहीद हो जाने के बाद वहाँ पर इंडियन आर्मी के नेतृत्व के लिए जनरल KM करियप्पा गए थे। जब ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे तो इंडियन आर्मी का नेतृत्व कोई सेनापति नहीं कर रहा था, तो इंडियन आर्मी के नेतृत्व करने के लिए गए थे जनरल KM करियप्पा गए थे। ब्रिगेडियर उस्मानी को शहीद हो जाने के बाद इंडियन आर्मी का नेतृत्व करने के लिए जनरल KM करियप्पा गए थे। शेख अब्दुल्ला वहाँ पर जाने के बाद स्पीच में जनरल KM करियप्पा थे। वहाँ पर जाने के बाद ये भी नहीं किसी को बढ़ने दिए थे, 1 इंच आगे भी ज़मीन नहीं हड़पने दिए थे। तो जब यह KM करियप्पा जी स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पर जाने के बाद KM करियप्पा जी जब ये भी स्पीच दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे इंडियन आर्मी को, तो स्पीच देने के बाद जब वहाँ से हटे तो वहीं पर जहाँ से पहले ठार थे वहीं पर आके बम गिरा। तो उनसे मीडिया वाला पूछता है कि आप हटे और वहाँ पर बम गिर गया और आप बच गए, तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो जनरल KM करियप्पा बोले कि बम के गोले तो सेनापति की इज्जत तो बम के गोले भी करते हैं। सॉरी, जब बम जहाँ से हटे वहीं पर गिरा तो KM करियप्पा साहब कहें कि सेनापति की इज्जत तो बम के गोले भी करते हैं। तो वह शेख अब्दुल्ला के कहने पर स्पेशल प्रोविज़न मिला था, 370 धारा जोड़ा गया था। शेख अब्दुल्ला के कहने पर जम्मू कश्मीर में स्पेशल प्रोविज़न मिला था, 370 धारा जोड़ा गया था। शेख अब्दुल्ला के कहने पर स्पेशल प्रोविज़न जम्मू कश्मीर में मिला था, 370 धारा जोड़ा गया था। लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं 370 धारा के A में। शेख अब्दुल्ला के कहने पर जम्मू कश्मीर को 370 धारा के तहत 370 धारा जोड़कर स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था जम्मू कश्मीर को। लेकिन शेख यहाँ संविधान लिखने वाले अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर जी ने 370 धारा के A में जोड़ दिए थे कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमाएं हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं 370 धारा के अंतर्गत। 370 धारा के A में जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं, यह अम्बेडकर साहब ने लिख कर गए थे। और POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर द्वारा 1947 ईस्वी में कब्जा किया गया था। POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान द्वारा 1947 ईस्वी में कब्जा किया गया था। POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर द्वारा 1947 ईस्वी में कब्जा किया गया था। सरदार पटेल ने पहले हरि सिंह से ट्रीटी ऑफ एक्सनेशन साइन करा लिया था, तभी वह तभी इंडियन आर्मी वहाँ पर गई थी जम्मू कश्मीर में। और ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी गई थी और ब्रिगेडियर उस्मानी के
शहीद होने के बाद फिर केएम करियप्पा गए थे, जनरल केएम करियप्पा गए थे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया था। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 3 भाग है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 3 भाग है। पहला गिलगिट, दूसरा आज़ाद कश्मीर और तीसरा बाल्टिस्तान। पीओके में 3 भाग है। पीओके में 3 भाग है। पहला गिलगिट, दूसरा आज़ाद कश्मीर, तीसरा बाल्टिस्तान। पहला गिलगिट, दूसरा आज़ाद कश्मीर, तीसरा बाल्टिस्तान। 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ यूनाइटेड नेशन की स्थापना यूनाइटेड ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना की गई थी। जनसंख्या पर अब बात करते हैं। यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है और बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है और पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ है। तो जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा पीओके में आता है और 10% जो हिस्सा है वो अक्साई चीन में आता है। अक्साई चीन चाइना द्वारा कब्जा कर लिया गया था 1959 में जब चाइना द्वारा अक्साई चीन कब्जा कर लिया था। अक्साई चीन कब्जा कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा पीओके और 10% हिस्सा अक्साई चीन का है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी कहाँ है? पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। जहाँ सबसे बड़ा आतंकवादी सेंटर कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद में है। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद में पीओके की राजधानी है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। पीओके 3 भाग में बांटा हुआ है। पीओके कितनी भाग में बांटा हुआ है? पीओके 3 भागों में बांटा हुआ है। पीओके 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला गिलगिट, दूसरा आज़ाद कश्मीर, तीसरा बाल्टिस्तान। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद में पीओके की राजधानी है। पूरी दुनिया में आतंकवादी के लिए सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फराबाद में है। पूरी दुनिया में आतंकवादी के लिए सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फराबाद में है। पूरी दुनिया में आतंकवादी के लिए सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मुजफ्फराबाद में। पीओके के मुजफ्फराबाद में। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी सेंटर मुजफ्फराबाद में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी सेंटर मुजफ्फराबाद में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी सेंटर कहाँ है? मुजफ्फराबाद में। चाइना पीओके से सीपीएसी सड़क का निर्माण कर चुका है। चाइना पीओके से सीपीएसी शहर के निर्माण कर चुका है ग्वादर बंदरगाह तक। जम्मू कश्मीर से सीपीएसी शहर लेके गया था और नीचे बलूचिस्तान तक लेके गया था, ग्वादर बंदरगाह तक। तो चाइना से पीओके से सीपीएसी सड़क का निर्माण कर रहा है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपीएसी सड़क पीओके से होते हुए बलूचिस्तान तक अंत होती है। सीपीएसी सड़क पीओके से शुरू होती है और बलूचिस्तान तक अंत होती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है। जो बलूचिस्तान है, जो करंट बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग बलूचिस्तान पर बहुत अत्याचार करते हैं। सिंध प्रांत के लोग हैं, पंजाब प्रांत के लोग हैं। पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य है पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य है पंजाब और सिंध। और यहाँ के लोग बलूचिस्तान के लोग के साथ भेदभाव करते हैं, तो इसीलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है। सियाचिन ग्लेशियर 2 देशों के बीच विवादित है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित है। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लद्दाख में किस धर्म की अधिकता है? लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता है। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता है। लद्दाख में कश्मीर घाटी कश्मीर में है। कश्मीर घाटी कश्मीर को सुंदर माना जाता है। कश्मीर को सुंदर माना जाता है। वह बहुत कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है घूमने के लिए। और कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है। कश्मीर में लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता है। कहेगा कि लद्दाख में किस धर्म की अधिकता है? तो लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता है और कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है। कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता। सबसे ज़्यादा पहाड़ लद्दाख में है। सबसे ज़्यादा पहाड़ लद्दाख में है। जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है। कश्मीर में कौन धर्म की अधिकता है? तो कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है। कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है और जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है। जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है। जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है और कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है। कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है।
कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है, जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है। सबसे ज़्यादा पहाड़ लद्दाख में है। सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता है, कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता है, जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता है। सबसे ज़्यादा घाटी कश्मीर में है। सबसे ज़्यादा घाटी कहाँ है? सबसे ज़्यादा घाटी कश्मीर में है। सबसे ज़्यादा घाटी कश्मीर में। भारतीय सेना के लिए ग्लेशियर में जाने के लिए कपड़े, जो भारतीय सेना जब युद्ध कर रहे थे, जब ऑपरेशन चालू हुआ था सियाचिन ग्लेशियर वाला, जब ऑपरेशन चालू हुआ था सियाचिन ग्लेशियर मेघदूत, जब ऑपरेशन मेघदूत चालू हुआ था सियाचिन ग्लेशियर के लिए, जब ऑपरेशन मेघदूत चालू हुआ था सियाचिन ग्लेशियर के लिए, तो भारतीय सेना के पास ठंड में जाने के लिए कपड़ा नहीं था। तो ठंड में जाने के लिए कपड़ा कहाँ से खरीदने गए थे? नॉर्वे से ठंड में जाने के लिए कपड़ा नहीं था भारतीय सेना के पास। तो भारतीय सेना के लिए ठंड में सियाचिन ग्लेशियर में जाने के लिए कपड़ा खरीदने का ऑर्डर दिया गया था नॉर्वे में, लेकिन नॉर्वे नहीं बना पाया था क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ऑर्डर दिया हुआ था, तो उनके ऑर्डर कैंसिल हो गया था। तो नॉर्वे ने कपड़ा बनाने से मना कर दिया था। 1984 ईस्वी से लेकर अब तक सियाचिन पर भारत का कब्जा है। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया या सियाचिन से संबंधित है। 1999 ईस्वी में विजय ऑपरेशन चलाया गया कारगिल युद्ध के लिए। 1999 ईस्वी में विजय ऑपरेशन चलाया गया कारगिल युद्ध के लिए। 1999 ईस्वी में विजय ऑपरेशन चलाया गया कारगिल युद्ध के लिए। विजय ऑपरेशन कारगिल युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ देगा कि विजय ऑपरेशन किस युद्ध से संबंधित है? विजय ऑपरेशन कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि विजय ऑपरेशन किसके लिए चलाया गया था? तो विजय ऑपरेशन कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया था। और मेघदूत 1984 ईस्वी में मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, और यह सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 ईस्वी में। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? ऑपरेशन विजय 1999 ईस्वी में चलाया गया। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? ऑपरेशन विजय 1994 ईस्वी में सॉरी ऑपरेशन विजय 1999 ईस्वी में चलाया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 ईस्वी में चलाया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में चलाया गया। विजय ऑपरेशन कारगिल युद्ध से संबंधित है। 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 काराकोरम के पहाड़ी जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम के पहाड़ी कहाँ है? तो काराकोरम के पहाड़ी जम्मू कश्मीर में है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को तासीराम दयाल ने बताया था। कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तानी पहले से कारगिल में आ रहे थे, तो इसका जानकारी भारतीय सेना को कोई इंटेलिजेंस नहीं दिया था। कोई भारतीय इंटेलिजेंस ने खबर नहीं पहुंचाया था। एक भेड़ चरा रहा था तांसी नाम दयाल ने कारगिल युद्ध की जानकारी दिया था। तांसी नाम दयाल ने कारगिल युद्ध की जानकारी दिया था। कारगिल युद्ध की जानकारी भारतीय वायुसेना को तांसी नाम दयाल ने दिया था। कारगिल युद्ध की जानकारी भारतीय वायुसेना को तांसी नाम दयाल ने दिया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। 8611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। 8611 मीटर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। काराकोरम दर्रा होकर चाइना देश में जाने का रास्ता है। चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचा पठार
सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? लेह में है। सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? लेह में है। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ है? लेह में। सबसे ऊंचा जिला कहाँ है? लेह में। सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है? तो लेह में है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? तो लेह में। सबसे ऊंचा पठार लेह में। सबसे ऊंचा सड़क लेह में। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में। सबसे ऊंचा जिला कहाँ है? लेह में। सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? लेह में। सबसे ऊंचा जिला कहाँ है? लेह में। सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है? लेह में। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ है? लेह में। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान लेह में। भारत का आखिरी एयरपोर्ट दौलत बेग ओल्डी में है। भारत का आखिरी एयरपोर्ट दौलत बेग ओल्डी में है। भारत का आखिरी एयरपोर्ट कहाँ है? भारत का आखिरी एयरपोर्ट दौलत बेग ओल्डी में। भारत का आखिरी एयरपोर्ट दौलत बेग ओल्डी में है। दो पर्वतों के बीच की खाली जगह को घाटी कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की खाली जगह को घाटी कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की खाली जगह को घाटी कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की खाली जगह को घाटी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन युद्ध का मैदान है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन युद्ध का मैदान है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन युद्ध का मैदान है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में है। भारत के सबसे ऊपर में स्थित पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। भारत में जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। उसके नीचे लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे जास्कर पर्वत श्रृंखला और उसके नीचे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे लद्दाख पर्वत श्रृंखला और उसके नीचे जास्कर पर्वत श्रृंखला और उसके नीचे पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में 4 गो पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत श्रृंखला। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला और लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। भारत 1962 ईस्वी में अक्साई चीन हार गया था। भारत 1962 ईस्वी में अक्साई चीन हार गया था। हम पीछे जो बोले थे कि भारत पर अक्साई चीन 1959 में चीन ने कब्जा किया था, गलत बोला गया था। भारत 1962 ईस्वी में अक्साई चीन पर कब्जा किया था। भारत 1962 ईस्वी में अक्साई चीन हार गया था चाइना द्वारा। तो चाइना ने 1962 ईस्वी में अक्साई चीन जीत लिया था भारत से। तो पीछे 10 मिनट पीछे गलत बोल दिए थे कि 1959 ईस्वी में भारत हार गया था अक्साई चीन, लेकिन ऐसा नहीं है और चाइना जीत गया था अक्साई चीन। 1962 ईस्वी में चाइना ने अक्साई चीन अपने में ले लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इसे साइनो इंडो वार कहा जाता है। भारत 1962 ईस्वी में अक्साई चीन हार गया था। इस युद्ध चाइना से हार गया था, तो इस युद्ध का नाम है साइनो इंडो वार। चाइना के रहने वाले लोग कहलाते हैं साइनो। चाइना के रहने वाले लोग को साइनो कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर है। इसके पीछे भी गलत बोला गया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान लेह नहीं है, गलत बोला गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क लेह में है। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार लेह में है। दुनिया का सबसे ऊंचा जिला लेह में है, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में है। और श्रीनगर से गिलगित तक जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर से गिलगित तक जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा कहलाता है। श्रीनगर से गिलगित तक जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा कहलाता है।
श्रीनगर से गिरगिट तक जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा कहलाता है। श्रीनगर से जम्मू तक जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा कहलाता है। श्रीनगर से जम्मू तक जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा कहलाता है। श्रीनगर से जम्मू तक जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा कहलाता है। श्रीनगर से जम्मू तक जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा कहलाता है। भारत और चीन जोड़ने वाला दर्रा काराकोरम दर्रा है। कारगिल तथा लद्दाख जोड़ने वाला दर्रा कारगिल तथा लद्दाख जोड़ने वाला दर्रा कारगिल तथा लद्दाख जोड़ने वाला दर्रा जो कारगिल तथा लद्दाख जोड़ने वाला दर्रा जोजिला कारगिल तथा लद्दाख जोड़ने वाला दर्रा कारगिल तथा लद्दाख जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा जोजिला दर्रा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुलमर्ग में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुलमर्ग में। बारामूला की पहाड़ी सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षमता है। बारामूला की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षमता है। यहाँ कोई गाड़ी जाता है, कोई यहाँ पर हवाई जहाज़ को जाने से मना है, क्योंकि ये ऐसा गुरुत्वीय क्षमता बहुत है, खींच लेता है। तो बारामूला की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षमता बारामूला की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षमता या किसी भी हवाई जहाज़ या किसी भी हवा में चलने वाले यंत्र को खींच लेता है। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 ईस्वी को पुलवामा अटैक हुआ था। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पुलवामा अटैक कब हुआ था? तो पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। पुलवामा अटैक कब हुआ था? पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। जम्मू तवी नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जम्मू किस नदी के किनारे है? तो जम्मू तवी नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जम्मू किस नदी के किनारे है? तो जम्मू तवी नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जम्मू किस नदी के किनारे है? जम्मू तवी नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जम्मू किस नदी के किनारे है? तो जम्मू तवी नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जम्मू किस नदी के किनारे है? जम्मू तवी नदी के किनारे है। जम्मू के रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। जम्मू के रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। जम्मू के रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। जम्मू शहर की स्थापना राजा जम्मू लोचन ने किया था। राजा जम्मू लोचन ने जम्मू शहर की स्थापना किया था। राजा जम्मू लोचन ने जम्मू लोचन की स्थापना किया था। जम्मू शहर को शांति का प्रतीक कहा जाता है। जम्मू शहर को शांति का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि राजा जम्मू लोचन जब तालाब में पानी पी रहे थे तो वहीं पर शेर पानी पी रहा था, वहीं पर बकरी पानी पी रहा था, लेकिन शेर बकरी को नहीं मारता है और राजा जम्मू लोचन को नहीं मारता है, क्योंकि शांति का प्रतीक किसी को कहा जाता है। तो राजा जम्मू लोचन ने कहा था कि जम्मू शहर शांति का प्रतीक है। तो राजा जम्मू लोचन ने कहा था कि जम्मू शहर शांति का प्रतीक है। जम्मू शहर को शांति का शहर कहा जाता है। जम्मू को शहर को शांति का शहर कहा जाता है। सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में है। सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में। बेसिकली कोई जम्मू कश्मीर ऊपर ही है, तो सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में है। सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ठंड के दिन में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। ठंड के दिन में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। ठंड के दिन में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। और गर्मी के दिन में जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है। ठंड के दिन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। और गर्मी के दिन में ठंड के दिन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। और गर्मी के दिन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है। और गर्मी के दिन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है। पैंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। पैंसो झील कहाँ है? क्वेश्चन पूछ देगा कि पैंसो झील कहाँ है? तो पैंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि पैंसो झील कहाँ है? पैंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। पैंसो झील कहाँ है? तो कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पैंसो झील कहाँ है? तो पैंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है।
कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पेंसो झील कहाँ है, तो पेंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन पूछ देगा कोई कि पेंसो झील कहाँ है, तो पेंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। पेंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। पेंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। पेंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पेंसो झील कहाँ है, तो पेंसो झील भारत और चाइना के लिए चाइना के बॉर्डर पर है। तो पेंसो झील कहाँ है, तो पेंसो झील भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। तो आज के लिए इतना ही। तो आएंगे हम जल्द ही, जल्द नहीं, हम जैसे लंबा वीडियो हो जाने के कारण हम लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे वाला, आज जम्मू कश्मीर हो गया है, जो ऊपर वाला एरिया जम्मू कश्मीर का इंडियन मैप का है वो आज हो गया है। तो उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे, इंडियन मैप में है, बेसिकली इंडियन मैप में पढ़ रहे हैं, खान सर के यहाँ पढ़ते हैं। और हम मुसल्लेपुर हाट पटना में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं यहीं पर। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।